नमस्कार, सबको जय माता दी। मैंने अपनी पिछले वीडियो में ज्योतिष से संबंधित कुछ विवादित प्रश्न पूछे थे, तो मैं उन्हीं का उत्तर देने के लिए आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मैंने उसमें ये कहा था कि जो राहु और केतु हैं, ये छाया ग्रह हैं और ये जो हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, तो इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि शिव महापुराण के रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 4 में इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और ये हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं और उनके कार्य क्या-क्या हैं, उसमें सारा कुछ वर्णन है। तो जो राहु और केतु हैं, जो हमारी नेचुरल पोल है, नेचुरल एनर्जी है, उसके एक साउथ और एक नॉर्थ पोल है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो एक से हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है और इसी को अगर हम शिव जी से जोड़ते हैं तो जो चंद्रमा को जो शक्ति मिलती है वो शिव सार से मिलती है, जो हमारे रोम रोम में व्यापित होता है और हमें जीवन की शक्ति देता है। दूसरा जड़ है, जो जड़ भाग है उसमें जो जीवन को क्रियाशील करने के लिए जो भी चाहिए वो यहीं से आता है। अगर ये राहु कमजोर हो जाए तो जो हमारा शरीर रूपी उपकरण है ये बहुत ही कमजोर पड़ जाएगा, धीमी गति होगी और आगे चल के इसमें संतान उत्पत्ति में भी ये अवरोध उत्पन्न कर सकता है। ये जो है ये राहु है, जो नेगेटिव एनर्जी है, इसी को हम राहु कहते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन था, अगर हम रतिकाल को अगर हम जीवन की उत्पत्ति मानते हैं तो फिर हम जन्म कुंडली के वैज्ञानिक आधार इसका क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि एक तो हमें रतिकाल का सही-सही समय पता नहीं होता। उसका किस जगह है, हमें वो भी नहीं पता होता। उस टाइम उसकी एनर्जी इक्वेशन क्या थी, वो नहीं पता और उस जगह की एनर्जी इक्वेशन क्या थी, वो भी हमें नहीं पता। उस टाइम दिन था या रात थी, ये भी हमें ठीक-ठीक से ज्ञात नहीं हो सकता। लेकिन जब ये जातक जब धरती पे पैदा हो जाता है, तो हमें सारा का सारा उस टाइम का पता होता है कि टाइम क्या हो रहा है, ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, ग्रहों की डिग्री क्या है। तो उससे क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है और जिससे हम उसकी कुंडली बनाते हैं, एक खाका तैयार करते हैं, जिससे हम आने वाली संभावित घटनाओं के बारे में हम बता सकते हैं। तीसरा मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि फलित ज्योतिष क्या है? तो अगर हम फलित ज्योतिष की बात करते हैं तो जब हम अपने उपनिषद और अपने हम जो भी हमारे ग्रंथ हैं अगर हम उनको पढ़ते हैं तो हमें एक चीज ज्ञात होती है कि जो सूर्य है उसको हम जीवात्मा मानते हैं और उसी जो सूर्य की जो ज्योति होती है उसी को हम ज्योतिष या ज्योति रूपी ज्ञान ये भी हम कह सकते हैं। तो कहीं न कहीं जो सूर्य है उसको जीवात्मा से जोड़ा गया है और कहीं-कहीं इसका उल्लेख शिव जी से माना गया है और कहीं इसको इंद्र से भी माना गया है कि इंद्र, सूर्य और शिव एक ही हैं और जो हमें जागृति प्रदान करते हैं, जो एक हमें जो ज्ञात होता है कि हमें कैसे काम करना है, हमारे बॉडी में एक ऐसा फ्लो जागृत हो जाता है और हम उसको कह सकते हैं कि हाँ, अब मेरे अंदर ये विद्या आ गई है, अब मैं इस विद्या को ज्ञान रूपी इस ज्योति को मैं लोगों के अंदर उजागर कर सकता हूँ। ऐसी भी कहीं-कहीं हमारे पुराणों में इसकी व्याख्या की गई है। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जब जातक एक ही समय पे पैदा हुए हैं तो उनका भविष्य एक जैसा कैसा होता है? तो देखिए अ, एक टीचर है, वो क्लास में 50 बच्चों को पढ़ाता है। टीचर एक ही टाइम पे सब बच्चों को पढ़ा रहा होता है। लेकिन कोई बच्चा कितना ज्ञान अर्जित करता है, ये उस पे डिपेंड करता है कि उसकी ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति क्या है, उसका जो कंसंट्रेशन पावर है वो कितना है, उसका आईक्यू लेवल कितना है। तो इसी प्रकार जब अन्य सारे संसार में जातक आते हैं, तो एक भारत में पैदा होता है, एक चीन में पैदा होता है, एक जापान में पैदा होता है, एक कनाडा, यूएस कहीं पे पैदा होता है, लेकिन समय एक रहता है। भविष्य एक जैसा नहीं हो सकता क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है,
ये डिपेंड करता है। अ, हम हिंदू ज्योतिष में कर्म और पुनर्जन्म को सही मानते हैं और हमारा विश्वास है कि ऐसा ही होता है। क्योंकि देखिए जब जातक संसार पे आता है तो अपने कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी लेके आता है। उसका प्रारब्ध कैसा है, उसके अनुसार ही उसको इस जीवन में फल भोगने होते हैं। क्योंकि कर्मों का फल तो सभी को भुगतना ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उनकी जो अ, भविष्य है वो एक जैसा नहीं रहता। उनका जीवन का प्रभाव जो पड़ना है वो एक जैसा नहीं पड़ता। भौगोलिक स्थिति क्या है ये मैंने भी आपको बताया। उनके जो ये जैविक माता पिता हैं उनकी इस समय क्या कंडीशन है, उनका वो कितनी शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, उनका घर परिवार का अपना जो माहौल है वो क्या है, उनका सांस्कृतिक जीवन क्या है, ये सब बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। और जिससे हम कह सकते हैं कि वो अलग अलग ही अब उनका जीवन काल होगा। दूसरी बात ये है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने परिवेश से वो क्या सीखता है, अपने स्कूल से वो क्या शिक्षा है, अपने शिक्षकों से वो क्या शिक्षा लेता है, अ, कौन सी भाषा में शिक्षा लेता है, आपका सामाजिक स्तर क्या है, वो भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिनसे उनका जो भविष्य है वो एक जैसा नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न का आसान सा उत्तर है कि इसीलिए एक समय में जन्मे हुए जातकों का जो भविष्य है वो अलग अलग ही होता है। एक चीज मैंने क्वेश्चन में और भी कही थी आपसे कि क्या किसी पौधे का या किसी जीव जंतु के भविष्य को हम जान सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि हाँ 100% तो नहीं जान सकते, हाँ लेकिन 80% हमें जान सकते हैं कि कि किस परिवेश में वो उस पौधे का जन्म हो रहा है। ठीक है, एक सरसों के पौधे के लिए जो हमें पर्यावरण या भौगोलिक स्थिति चाहिए वह धान के पौधे के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम अगर उसका गहन अध्ययन करेंगे तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये जो फसल है ये इस वर्ष कैसी होगी। मैदिनी ज्योतिष से भी इसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मैदिनी ज्योतिषी हाँ प्राकृतिक चीजों के बारे में ही हमें ज्ञान देती है। तो उसका गहन अध्ययन करके हम जान सकते हैं कि हाँ उस भविष्य उसका कैसा होगा, ये कितना फलेगा कितना फूलेगा। तो ये संभव है। बट मैं तो अपनी प्रिडिक्शन में ये भी नहीं कहती कि मतलब ये तो मैंने पेड़ पौधों की बात करी है कि हाँ हम उनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सत्य कहूँ तो जब मैं मेडिकल की प्रिडिक्शन दे रही होती या एजुकेशन या चिल्ड्रंस, तो मैं सबसे यही बोलती हूँ कि जो मैंने आपको बताया है मैंने अपने हिसाब से आपको पूरा 101% बता दिया। ठीक है, लेकिन अगर मेरी 80% भी प्रिडिक्शन अगर सही हो जाती है तो मैं उसको प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ कि मुझे जीवन में मौका मिला है जो मैंने इस तरह की विद्या हासिल की है। उन गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके द्वारा सिखाए गए सूत्रों को मैं जन कल्याण की भावना से अब बता सकूं कि भी आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है जीवन में। और कहीं भी अगर वो सत्य हो जाते हैं तो मतलब मुझे उनसे ज्यादा मुझे खुशी मिलती है कि अगर मैंने इनको कुछ गाइडलाइंस दी हैं और जिनसे इनका काम हो गया है और ये अब सुखी हैं। या तो वो ये कहते हैं कि हाँ जी अब फ़ोन आते हैं मेरे पास कि हम हमारा ऐसा काम हो गया, तो उनसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि हाँ चलो मतलब इनको मुझ पे विश्वास था और मैं इस लायक हूँ कि मैंने इनको बताया। तो बस यही है ज्योतिष का उद्देश्य और सभी लोगों को इसका पालन करना चाहिए, अच्छे से पालन करना चाहिए। मतलब झूठ का सहारा तो मुझे नहीं लगता लेना ही चाहिए, क्योंकि जो झूठ का सहारा लेते हैं वो आपकी जो प्रिडिक्शन है हो सकता है किसी कारणवश 1 लोगों को, 2 लोगों को, 3 लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, लेकिन फिर धीरे-धीरे क्या होता है, वो कहीं न कहीं गलत साबित हो जाती है। तो हमें संभव प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी ये विद्या है, हमें इसका दुरुपयोग करने से बचना चाहिए।